मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। कविता रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये रूपलाल ऐसे नहीं मानेगा। लगता है मुझे भूतिया जंगल की तरफ जाना ही पड़ेगा। उस जंगल से पूरा गांव डरता है। अरे वाह, मैंने तो बस कहा ही था कि मुझे भूख लगी है। पेड़ से फल नीचे गिर गया। जब से मैं इस जंगल में आई हूँ तब से जो भी मैं कहती हूँ वो हो जाता है। क्या यहाँ पर कोई जादू होता है? एक गांव में कविता नाम की अनाथ लड़की अपनी मौसी उर्मिला के साथ उसके आलीशान घर में रहती थी, पर नौकरानी बनकर। अरे करमजली, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तक तुझे मेरी बेटी के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। ला रही हूँ मौसी, बस बन ही गया। बेटी ज्योति, आजा खाना खा ले, मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मौसी, मैं भी खाना खा लूं? अरे अरे, तू अभी तक यहीं खड़ी है, मेरी बेटी के खाने को नजर लगा रही है। चल निकल यहाँ से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम करने को कहो तो मौत आती है, लेकिन खाने के लिए कटोरा सबसे पहले आगे कर देती है। पहले मैं और मेरी बेटी खाना खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो तुम खाना। माँ, मुझे तो भूख ही नहीं है। अरे भूख कैसे होगी, इस करमजली ने मेरी बेटी को नजर लगा दी है। माफ कर दीजिए मौसी, मैं यहाँ से अंदर चली जाती हूँ। ऐसे कैसे? तुझे कहा था ना कोई गलती मत करना। अब गलती की है तो सजा के लिए भी तैयार हो जा। ज्योति, जरा मेरी छड़ी तो लाना। ये लो माँ, और इसकी अच्छे से मरम्मत करो। उर्मिला कविता को डंडे से मारती है और कविता बस रोती रह जाती है। काश मेरे माता पिता के साथ मेरी भी मृत्यु हो जाती। वो तो चले गए, लेकिन मुझे इस नर्क में जीने के लिए छोड़ गए। काश मैं भी उस वक्त मर गई होती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। सारे गांव वालों के सामने मौसी ऐसे दिखाती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन इन चार दीवारों के पीछे मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। पर यहाँ रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रोना धोना हो गया हो तो घर की साफ सफाई कर ले। मौसी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ज्योति की थाली में झूठा खाना बचा है, उसे खा ले। इतना भी छोटा दिल नहीं है मेरा जो तुझे मैं भूखा रखूं। ठीक है मौसी, मैं वही खाना खा लेती हूँ। तू झूठा खाने खाने के ही लायक है। हमारा झूठा खाएगी और चुपचाप सारा काम करेगी तो फायदे में रहेगी, लेकिन अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरी खैर नहीं। मैं आप दोनों की सारी बात मानूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब जल्दी खा और घर की सफाई कर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए और अपनी शक्ल भी सुधार लेना। ज्योति ने जो कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं उनमें से कोई एक निकाल कर पहन ले। मौसी, मुझे तैयार होने के लिए क्यों कह रही है? ऐसा यहाँ कौन आने वाला है? चलो, मुझे क्या, मैं तो सफाई करती हूँ, नहीं तो फिर से मार पड़ेगी। कविता जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है और तभी वहाँ रूपलाल आ जाता है। कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा क्या? अरे तुम आ भी गए बेटा, आओ आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आओ आओ, यहाँ बैठो। हाँ काकी, सब कुशल मंगल तो है? हाँ बेटा, सब बहुत बढ़िया है। अब तुम आ गए हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अरे बेटी कविता, जरा रूपलाल के लिए चाय तो लेकर आना। ये शराबी जुआरी रूपलाल हमारे घर क्या कर रहा है और मौसी इससे इतने प्यार से बातें क्यों कर रही है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।
अरे चाय बनी कि नहीं? हाँ लाई मौसी, आ रही हूँ। ये लीजिए आप दोनों की चाय। तुम भी यहीं बैठ जाओ, रूपलाल के साथ बैठो। आओ कविता, मेरे साथ बैठो। मौसी आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे रूपलाल तुम्हारा होने वाला पति है। शादी की बात मैंने रूपलाल के घर वालों से कर ली है। उसके घर वालों ने तुम्हें पहले भी देखा है, पर रूपलाल का कहना था कि एक बार वो तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए उसे घर बुला लिया। लेकिन आपने एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं, मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। अब तुमसे भी छुपना पड़ेगा क्या? देखो मौसी, मेरी ऐसी बेइज्जती होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ये तो ना समझ है, इसे कोई समझ नहीं। शादी तो तुम्हारी इसी से होगी, तुम चिंता मत करो बेटा। ये सब सुनकर कविता को झटका लगता है और तभी गांव का सरपंच वहां पर आ जाता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? अरे उर्मिला, मैं तो कविता बिटिया का हाल पूछने आया था। कई दिन हो गए बिटिया से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए पूछने आ गया। मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिटिया। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके जाने के बाद मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता सताती थी, लेकिन तुम्हारी मौसी ने तुम्हें संभाल लिया। तुम्हें अभी कोई परेशानी हो तो मुझसे आकर कहना, मैं भी तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। हाँ काका, कोई परेशानी होगी तो मैं आपसे जरूर कहूँगी। बेटी, तुम उदास लग रही हो, तुम यहाँ खुश तो हो ना? उर्मिला, तुम कविता का अच्छे से ध्यान तो रखती हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? भला मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? कविता तो मेरी बेटी है, बेटी। अच्छी बात है उर्मिला, कविता के माता पिता नहीं हैं, इसलिए तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटी से भी ज्यादा इसी में पुण्य है। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं इसका खूब ध्यान रखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा काकी, मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। रूपलाल वहाँ से चला जाता है, पर रूपलाल को वहाँ देखकर सरपंच को थोड़ी हैरानी होती है। अरे उर्मिला, ये रूपलाल यहाँ क्या कर रहा था? इस शराबी और निकम्मे लड़के को तुमने घर में क्यों बुलाया था? अरे सरपंच जी, ये तो बस ऐसे ही आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं। अब गांव में कोई भी किसी के भी घर आ सकता है, हम भला किसी को रोक थोड़े सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो, पर ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एक नंबर का लफंगा है, सारा दिन शराब पीता है और जो वक्त बच जाए उसमें जुआ खेलता है। ये गांव का सबसे नक्कारा लड़का है। तुम्हारे घर में 2 बेटियां रहती है, इसलिए ऐसे लोगों को घर में मत आने दो। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती तो मुझसे कहो, मैं सबक सिखा दूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं सरपंच जी, आप तो खामखा चिंता कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं तो कविता से मिलने आया था, अब चलता हूँ। ये कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और कविता उर्मिला से सवाल करती है। मौसी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, आपका कहा हर काम किया है, आपके इस घर में नौकरानी की तरह रहती हूँ, और आप मेरी शादी गांव के सबसे बुरे लड़के से करवाना चाहती हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा मत करिए मौसी। अब तू मेरे फैसले पर सवाल उठाएगी? ज्योति, मेरी छड़ी लेकर आ, इसे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मुझे मत मारो मौसी, मुझे छोड़ दो। तेरी शादी की बात पक्की हो गई है और आज से 2 दिन बाद ही तेरी शादी है। अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरे लिए यही अच्छा है कि चुपचाप मेरे चुने हुए लड़के के साथ शादी कर ले।
रूपलाल अच्छा लड़का नहीं है मौसी, ऐसा मत कीजिए। इसे थोड़ा और मारो माँ, अभी इसका पेट नहीं भरा। उर्मिला कविता को मारती है और उसके बाद कमरे में बंद कर देती है और उसका खाना पीना भी बंद कर देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मौसी मेरी शादी रूपलाल से करवा देंगी। मेरा जीवन तो पहले ही नर्क है, उस लड़के से शादी करने के बाद तो और भी ज्यादा नर्क बन जाएगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा भगवान, अब मैं क्या करूं? 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझ पाना मुश्किल है। अरे करमजली, यहाँ बैठी बैठी आंसू मत बहा, चल घर का काम कर, बहुत सारा काम है, शादी की तैयारी भी करनी है। घर के काम में हाथ बटा, महारानी की तरह यहाँ मत बैठ। माँ, एक बात तो बताओ, तुमने कविता की शादी उस लड़के से करवाने का फैसला क्यों किया? ये बात तुम नहीं समझोगी बेटी, अगर इस करमजली को कोई अच्छा लड़का मिल गया तो ये हम पर ही धावा बोल देगी, इसीलिए अच्छा है कि इसकी शादी उस निकम्मे से ही हो जाए। अरे माँ, तुमने कविता के बारे में तो सोच लिया, पर मेरी शादी के बारे में भी तो कुछ सोचो। अरे तेरी शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगी, किसी राजकुमार के साथ। पहले इसे तो इस घर से जाने दे। हाँ हाँ, ठीक कहती हो माँ। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी का दिन आ जाता है। ले लड़की, तेरा शादी का जोड़ा, इसे जल्दी से पहन और मंडप में आ जा, रूपलाल तेरा इंतजार कर रहा है। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। सामने खिड़की है, यहीं से कूदकर भाग जाती हूँ। कविता खिड़की से कूदकर भागने लगती है और ज्योति उसे देख लेती है। अरे माँ, अनर्थ हो गया, वो कविता कमरे से भाग गई है। ऐसे कैसे वो भाग सकती है? उसकी तो मैं टांग तोड़ दूंगा। वो मेरी होने वाली पत्नी है और मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अरे निकम्मे, सिर्फ बातें ही करेगा या उसके पीछे भागेगा भी? जल्दी से उसे पकड़ के ला। कविता रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, ये रूपलाल तो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे और तेज भागना होगा, पर मैं जाऊंगी कहाँ? कविता रुक जाओ, मैं कहता हूँ यहीं रुक जाओ। ये रूपलाल ऐसे नहीं मानेगा, लगता है मुझे भूतिया जंगल की तरफ जाना ही पड़ेगा। उस जंगल से पूरा गांव डरता है। हाँ, मैं उसी तरफ जाती हूँ, कम से कम ये मेरा पीछा तो छोड़ देगा। अरे ये क्या? ये कविता तो उस भूतिया जंगल की तरफ जा रही है। अब मैं इसके पीछे नहीं जा सकता, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। शादी तो मैं किसी और से भी कर लूंगा, अब इसको मरना है तो इसको मरने दो, मैं चला घर वापस। रूपलाल पीछा करना बंद कर देता है और कविता रहस्यमय जंगल में चली जाती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी तुम्हारे कविता के साथ शादी है? मैं अपने लिए कोई और लड़की देख लूंगा। वो भूतिया जंगल में चली गई है, अब मैं उसके पीछे पीछे नहीं जा सकता, मुझे अपनी जान प्यारी है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है? गांव वालों से मुझे पता चला कि तुम कविता की शादी इस रूपलाल के साथ करवा रही हो। कविता कहाँ है? अरे सरपंच जी, वो तो भाग गई। तुम लोगों ने कविता के साथ क्या किया? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और मिला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कविता की शादी इस शराबी के साथ करवाने की? अरे सरपंच जी, मेरी बात तो सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि ये लड़का घर क्यों आया था। अरे हमारी कविता का इसके साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अब उसका दिल रखने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने इन दोनों की शादी पक्की कर दी। और आज ही हमें पता चल रहा है कि उसका तो किसी और लड़के के साथ भी चक्कर था, किसी दूसरे गांव का लड़का था।
अब वो उसी के साथ भाग गई है। ये काकी क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? कविता ऐसी लड़की नहीं है। हमें भी ऐसा ही लगता था, पर हम गलत हैं। उस लड़की के कदम गलत रास्ते पर चले गए हैं। अब बताओ भला इसमें मेरा क्या कसूर है? कविता ऐसा नहीं कर सकती। दाल में जरूर कुछ काला है। मेरा मन नहीं मानता कि कविता ने ऐसा किया। दूसरी तरफ कविता जंगल में डरकर बैठ जाती है। जंगल में तो आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगी? सारा गांव कहता है ये जंगल भूतों से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। मैं शायद पहली इंसान हूँ जो यहाँ आ गई हूँ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तभी पेड़ से एक फल नीचे गिरता है। अरे वाह, मैंने तो बस कहा ही था कि मुझे भूख लगी है। पेड़ से फल नीचे गिर गया। आपका धन्यवाद हो भगवान। जल्दी से ये फल खा लेती हूँ और कोई अच्छा सा पेड़ देखती हूँ जिसके नीचे बैठ सकूं। खाते खाते आगे चलती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। इसके नीचे तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तभी शेर कविता पर हमला करता है। भगवान मुझे बचाओ, शेर कहाँ आ गया और इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ गई? रोशनी उस शेर को भी अपने साथ ले गई। ये सब क्या हो रहा है? चलो, जान बची तो लाखों पाए, लेकिन मुझे संभल कर रहना होगा। यहाँ के जंगली जानवर बहुत ही खूंखार हैं। कब से मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। काश यहाँ कोई होता जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। तो मुझसे बात कर लो। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। अरे तुमने ही तो कहा मुझे किसी से बात करनी है, तो मुझसे बात कर लो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? समझ लो मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और इस जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। ये जंगल तो भूतिया है। इस जंगल की रक्षा की क्या जरूरत है? चिंता मत करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तुम छूकर भी देख सकती हो। उसकी कोई जरूरत नहीं, पर जैसे ही मैंने कहा मुझे किसी से बात करनी है, तो तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? ये तो मैं भी नहीं जानता। जब से मैं इस जंगल में आई हूँ, तब से जो भी मैं कहती हूँ वो हो जाता है। क्या यहाँ पर कोई जादू होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो तुम किससे जंगल की रक्षा करते हो? वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, समझ गई। यहाँ कोई तो बहुत बड़ा राज छुपा है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखो, सामने एक झरना है, चलो पानी पी लो। ये कैसे हुआ? अभी तक तो यहाँ पर कोई झरना नहीं था। अरे तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें समझ में आ गया है। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है। अब चलो पानी पी लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये देखकर अच्छा लग रहा है। अपनी जिंदगी में पहली बार एक अलग ही सुकून मैंने महसूस किया है। अब जरा ये बताओ कि तुम इस जंगल में कर क्या रही, वो भी अकेले? मेरी कहानी बहुत बुरी है। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरी मौसी ने मुझे पाला। उनका घर बड़ा आलीशान है, लेकिन दिल उतना ही छोटा। वो मुझे नौकरानी की तरह रखती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी शादी एक शराबी लड़के के साथ तय कर दी थी। आज मेरी शादी थी, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर आ गई। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। पर अब इस जंगल में आकर मुझे एक अलग ही अपनापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई मेरी रक्षा कर रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल मुझे बहुत प्यार करता है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। क्या तुम जंगल के रहस्य जानना चाहती हो? हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, तुम्हारे लिए कंबल वहां रखा है। ये कहाँ से आया? अब ये मत पूछो। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ का क्या रहस्य है? ये जंगल बहुत ही पुराना है और इस जंगल में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं, जिन्हें बड़े बड़े तांत्रिक और कुछ बुरे लोग चुराना चाहते हैं। अगर उन्होंने जंगल की ये शक्तियां चुरा ली तो फिर वो दुनिया का विनाश कर देंगे। इसलिए हमेशा कोई ना कोई जंगल की रक्षा करता रहता है। तो तुम इस जंगल के रक्षक बन गए? मेरे पूर्वज इस जंगल की रक्षा करते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो बचपन से ही मुझे ऐसे सपने आते थे कि यह जंगल मुझे अपनी रक्षा के लिए बुला रहा है। एक दिन मैंने इस जंगल को ढूंढ निकाला और यहाँ पर आकर मैंने शपथ ली कि मैं बुरे लोगों से इस जंगल को जरूर से जरूर बचाऊंगा। उसके बाद से ही मैं जंगल का रक्षक बन गया। क्या तुम्हारे पास भी शक्तियाँ हैं? हाँ, जब जरूरत होती है तो शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं। ये तो अद्भुत है। क्या तुम जानती हो ये जंगल तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा है? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो इस जंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। तुम्हारा क्या मतलब है? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सारी बातें तुम्हें अपने आप समझ आ जाएंगी। अंकुर कविता को जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडर में ले जाता है। जहाँ पर एक साड़ी रखी होती है और एक कुर्ता। ये साड़ी तो मेरी माँ की है और ये कुर्ता मेरे पिताजी का है। मुझे याद है, मैं 5 साल की थी। हाँ, क्या तुम्हें अब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये साड़ी और कुर्ता यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये निशानी तुम्हारे लिए यहाँ रखी गई है। तुम्हारे माता पिता बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे माता पिता? लेकिन मेरे माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप सामने आइए और अपनी बेटी को खुद समझाइए। तुम किसे बुला रहे हो? तुम्हारे माता पिता को। ये सब क्या हो रहा है? बेटी, तुम कैसी हो? माँ। मेरी प्यारी बच्ची, आखिरकार तुम हमसे मिलने आ ही गई। आप दोनों यहाँ पर कैसे? बेटी, हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा इस जंगल में ही वास करती है, क्योंकि हम इस जंगल से बंधे हुए हैं। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मौसी ने मेरा जीवन नर्क बना दिया। हम जानते हैं बेटी, जब तुम अंकुर को सब बता रही थी, हमने सब सुन लिया। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। हम इस जंगल से बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे? तुम्हारी माँ और मेरे सपने में ये जंगल आता था और हमें पुकारता था। एक दिन हम दोनों जंगल में आए और जंगल के रक्षक बनने की शपथ ली। उसके बाद हमारी जिंदगी में तुम आई और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही तुम 6 साल की हुई, हमारे साथ बड़ा हादसा हो गया और हमारी अकस्मात मृत्यु हो गई। लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए कैसे? क्योंकि हमने जंगल को बचाने की कसम खाई थी और जब तक हमारा कोई वारिस इस जंगल को बचाने की शपथ ना ले ले, तब तक हम इस जंगल से बंधे रहेंगे और हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारी आत्मा यहाँ पहुँच गई और उस दिन से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम आओगी और इस जंगल की रक्षक बन जाओगी। जिस दिन तुम ये करोगी, उस दिन हमें मुक्ति मिलेगी।
तो इसीलिए इस जंगल में मुझे इतना अपनापन महसूस हो रहा था, क्योंकि ये आपका जंगल है। हाँ बेटी। तो इस जंगल में अब तक हर मुसीबत से आप मुझे बचा रहे थे। हाँ बेटी, तुम ठीक समझी। तो आप दोनों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस खंडहर में शपथ ग्रहण करनी होगी। तुम्हें कहना होगा कि तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी अब तुम उठा रही हो। अब से तुम जंगल की रक्षक हो। ठीक है बेटी कविता, मुक्ति पाने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारी मौसी जिस आलीशान बंगले में रहती है वो उसका नहीं, हमारा है। उसने वहां पर कब्जा किया है। बेटा, तुम जाना और सरपंच जी को सारी बातें बताना। ये भी कहना कि तुम पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है और अपना घर उस दुष्ट औरत से वापस ले लेना। हमें लगा था तुम उसके घर में सुख से रह सकती हो, लेकिन हमारी बेटी इतनी मुसीबत में थी, हम नहीं जानते थे। तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। तुम्हारी मौसी लालची है, लेकिन तुम्हें अपनी मौसी को सबक सिखाना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें इस जंगल की भी रक्षा करनी होगी। इस जंगल पर मुसीबत आने वाली है। कुछ अदृश्य शक्तियां इस जंगल को तबाह कर सकती हैं। अंकुर के साथ मिलकर तुम इस जंगल की रक्षा करना। अब हम चलते हैं। कविता जंगल की रक्षक बनने की शपथ ले लेती है। सत्या और किशोर को मुक्ति मिल जाती है। पर तभी जंगल पर हमला होता है। कविता, हर तरफ काला धुआं फैल रहा है। लगता है किसी बुरी शक्ति ने जंगल में प्रवेश किया है। अपनी शक्तियों को पहचानो और इस अदृश्य शक्ति से लड़ने का साहस जुटाओ। लेकिन मैं क्या करूं? ये काला धुआं हमें गिरा रहा है, तुम डरना मत। जंगल की शक्तियों, मैं आवाहन करती हूँ, मेरी मदद करो। इस जंगल की रक्षा करने में मेरी मदद करो। कविता, कुछ करो, यह अदृश्य शक्ति मेरी जान ले लेगी। अपने माता पिता को याद करो, उनकी बातें याद करो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। अंकुर के इतना कहते ही कविता के आसपास सफेद रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और कविता उस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए जान लगा देती है। शुक्र है वो अदृश्य शक्ति गायब हो गई। अरे कविता तो बेहोश हो गई। कविता उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? पानी मिलेगा? कविता उठो, हमें झरने की तरफ जाना होगा। मैं नहीं उठ सकती। मैं आवाहन करती हूँ कि झरना मेरी तरफ बहने लगे। अरे झरने का पानी तो इस तरफ आ रहा है। लो कविता, तुम पानी पी लो। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं देखकर हैरान हूँ, इस जंगल ने अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। लेकिन ऐसा क्यों? लगता है बरसों बाद इस जंगल को अपना वारिस मिला है और सारी शक्तियाँ तुम में आ गई हैं। उस अदृश्य शक्ति को तुमने एक पल में भगा दिया। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुम्हें शायद याद नहीं, तुम्हारे हर तरफ सफेद प्रकाश था, जो इस बात का प्रतीक है कि जंगल के असली रक्षक तुम ही हो। आज से ही जंगल तुम्हारा हुआ, मैं तो बस सेवक हूँ। अब जंगल की मुश्किल तो दूर हो गई, पर अब मुझे अपनी मौसी और उसकी पागल बेटी को भी सबक सिखाना है। उन्होंने मेरे माता पिता की जायदाद मुझसे छीन ली। अब मैं उसे वापस हासिल करूंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं गांव की तरफ चलती हूँ। इतना कहकर कविता सरपंच के घर की तरफ चली जाती है। सरपंच काका, दरवाजा खोलिए। अरे कविता बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ? लेकिन तुम्हारी मौसी ने तो कहा कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। आज मैं यहाँ पर सारी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ काका। इस गांव में जितनी फिक्र आप मेरी करते हैं उतनी कोई नहीं करता। इसीलिए एक बहुत बड़ा राज आज आपके सामने खोलने जा रही हूँ। कैसा राज बेटी?
मौसी जैसा आपके सामने दिखाती है कि वो मुझे बेटी की तरह रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे एक नौकरानी के जैसा रखा है और उससे भी उनका मन नहीं भरा तो वो मेरी शादी उस रूपलाल से करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं घर से भाग गई थी। लेकिन तुम्हारी मौसी ने तो कहा कि तुम रूपलाल से शादी करना चाहती हो। मौसी झूठ कहती है सरपंच जी। मौसी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं अपने पिता की जायदाद से दूर हो जाऊं और कभी वापस ना लौटूं। क्या मतलब? वो जायदाद तो तुम्हारी ही है ना? जिस घर में तुम्हारी मौसी रहती है वो तो तुम्हारा है। मौसी ने आज तक कभी मुझे ये बात पता नहीं चलने दी थी और उस घर को हमेशा अपना कहा और मेरे सामने ऐसा दिखाया कि वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है उस घर में मुझे जगह देकर। इतना अन्याय और मला कैसे कर सकती है? वो औरत मुझे पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगती थी, लेकिन तुम्हारी माँ को उस पर विश्वास था, फिर भी उसने ऐसा किया। अब उसका राज सारे गांव के सामने आना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक योजना है। सरपंच और कविता मिलकर एक योजना बनाते हैं और कविता अपनी मौसी के पास चली जाती है। अरे बेगैरत ना समझ करम जली लड़की, लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई है। लौट आई ना वापस। इतने कम समय में ही तुझे अकल आ गई कि इस घर के अलावा तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ज्योति, मेरी छड़ी लेकर आ, इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अपनी शादी से भाग गई और सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। मुझसे गलती हो गई मौसी, पर वो लड़का अच्छा नहीं था। तो तेरे लिए क्या राजकुमार आएगा क्या? तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज पीट पीट कर तेरी अकल ठिकाने ना लाई तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। ये लो माँ छड़ी, अब तुझे बताती हूँ। खबरदार उर्मिला, जो तुमने कविता पर हाथ उठाया, आज तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी असलियत हम सब गांव वाले छुपकर देख रहे थे। अब हमारे सामने सच्चाई आ चुकी है कि गांव वालों के सामने तुम दिखावा करती थी कि कविता तुम्हारी बेटी है। तुमने उसे कितने प्यार से रखा है, पर असलियत कुछ और ही है। मेरे घर से निकल जाइए। ये तुम्हारा घर नहीं, कविता का है, और तुम यहाँ से जाओगी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? घबराइए मत मौसी, मुझे सारी सच्चाई मालूम है। जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। मुझे माफ कर दो कविता, मुझसे गलती हो गई। इतनी रात को मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? जब आप दोनों मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी तब आपको इस बात की खबर नहीं थी कि कल को जब ये राज खुलेगा तो आपका क्या होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, अब निकल जाओ यहाँ से। कविता, कुछ तो रहम करो, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे ही घर में आपने मुझे नौकरानी बनाया था ना। आज से तुम दोनों भी इस घर की नौकरानी हो। जाओ घर की सफाई करो, बर्तन धो और मेरे लिए खाना पकाओ। अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना, गांव वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी बहुत कृपा है बेटी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। जैसे ही सच सबके सामने आता है उर्मिला का दिमाग ठिकाने आ जाता है और कविता उसे अच्छे से सबक सिखाती है। गांव वाले कविता की खूब प्रशंसा करते हैं और अंकुर कविता के लिए रिश्ता भिजवाता है। कविता को पता चलता है कि अंकुर एक बड़े सेठ का बेटा है और कविता की उससे शादी हो जाती है। कविता आज भी जंगल की रक्षक है और जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती है तो अंकुर और कविता मिलकर उसका सामना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।
साथ ही ऐसी और तमाम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।